मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला लेकर आया हूं। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों यारों से ज्यादा मुकेश एजुकेशन पॉइंट को स्वागत करें। फ्रेंड्स, जो भी मेरे पुरानी वीडियो को न देखे हो उसका मैं कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पूरी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़ी है। सभी सब्जेक्टों के जो भी मैंने बनाया है वीडियो, तो आप लोग वहां प्लेलिस्ट से जाके आप सभी वीडियो को जरूर देखें। चले फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वर्णमाला। तो फ्रेंड्स, मैं बताने जा रहा हूं, आप वर्णमाला को समझिए अच्छे तरीके से। चलिए, सबसे पहले वर्णमाला स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए वर्ण क्या होता है। क्या वर्ण क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसको ध्वनि कहा जाता है। क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। चलिए अब आगे इसके चलते हैं। अब इसके आगे वर्णमाला आता है। क्या? वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। चलिए, अब वर्णमाला फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि दो हिस्सों में बटा है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो व्यंजन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सुनिए, यानी ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों की अगर संख्या की बात किया जाए तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 33 है। कितने हैं? 33 है। लेकिन कभी कभी अगर ऑप्शन में 33 ना हो के 35 दिया हो तो हम 35 पे क्लिक कर देंगे। चलिए, अब स्वर मैं बताने जा रहा हूं। तो स्वर क्या होता है इसको आसानी से समझिए, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे वर्ण को स्वर कहा जाता है। स्वरों की अगर संख्या की बात किया जाए तो स्वरों की संख्या 11 है। लेकिन कभी कभी अगर ऑप्शन में आपको 11 न मिले तो याद रखिए मेरे साथी, 10 अगर होगा तो 10 को हम क्लिक कर देंगे। 10 राइट आंसर हो जाएगा। चले फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखिए, अगर कुल और कुल वर्णमाला की बात अगर पूछे तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कुल अक्षरों की संख्या लेखन के दृष्टि से अगर कहे, क्या लेखन के दृष्टि से कहे तो 52 है। और उच्चारण के दृष्टि से अगर जानना चाहे तो उच्चारण के दृष्टिकोण से 45 यानी 45 है। याद रखिएगा। चलिए साथी, अब देखिए मैं व्यंजन का वर्गीकरण करके बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से सीखिए। अब मैं व्यंजन का वर्गीकरण करने स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखिए, व्यंजनों को कई भागों में बांटा गया है। एक स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये याद रखेंगे। इतने पार्टों में इनको बांटा गया है। और लास्ट में संयुक्त व्यंजन भी हम लोग सीखेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। तो देखिए साथी, स्पर्शी व्यंजन, ये जो मैंने चार्ट बनाया है यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर यहां तक साथी ये याद रखिएगा। ये चार्ट आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक। साथ ही मैं बताना चाहता हूं, जो व्यंजन का वर्गीकरण पहले हुआ है, फर्स्ट है स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन होता क्या है, यानी वो होता है जो साथी जिनका उच्चारण करते समय जो स्वर निकलता है वो मुंह में कहीं न कहीं स्पर्श करके निकलता है। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। क्या? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में रखा है, जिसे क, च, ट, त, प वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो क वर्ग है, क्या क वर्ग में क से लेकर अंग तक, और जो च वर्ग है, च वर्ग में च से लेकर य तक, और जो ट वर्ग है, ट से लेकर ड़ तक, और फ्रेंड्स त वर्ग में त से लेकर न तक, और प वर्ग में प से लेकर म तक। ये जो भी वर्ण है ये स्पर्शी व्यंजन है।
क्या स्पर्शी व्यंजन है। फ्रेंड्स स्पर्शी व्यंजन तो है ही है, लेकिन इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि इनको जो चार्ट में विभाजित किया गया है इसमें कुछ और चीजें आ रही हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं ध्यान से देखिए। तो कहीं कहीं पे आप लोग देख रहे होंगे शुरू में अघोष, अघोष है, फिर उसके बाद देख रहे होंगे सघोष, 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 फिर उसके बाद देख रहे होंगे कि इन्हीं में जो नीचे है वो अल्प प्राण है, महाप्राण है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, अल्प प्राण है। तो फ्रेंड्स इसको मैं बताने जा रहा हूं, तो इन सभी चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं ये जो भी चीजें लिखी हैं ये चार्ट में फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, किस वर्ग का कौन सा अक्षर सघोष है, कौन अघोष है, किस वर्ग का कौन सा अक्षर अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस चार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और ये जो अन्य वर्ण लिखा है फ्रेंड्स ये उच्चारण स्थान के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। अब देखिए, चलिए वर्ग ही उच्चारण स्थान ही बता देता हूं। तो फ्रेंड्स याद रखिए जो क वर्ग है, क्या क वर्ग है, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो क वर्ग में आप क से लेकर अंग तक देख रहे होंगे। उसके बाद अन्य कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका भी उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा ही होता है। तो वो कौन कौन अच्छा है? अ है, आ है, अह है और ह है। अ, आ, अह और ह इनका उच्चारण कंठ से होता है। चलिए अगला जो वर्ग है उसमें क्या है, उसका उच्चारण तालु से किया जाता है। तालु में च वर्ग का च से लेकर इया तक इनका उच्चारण तालु से किया जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण भी तालु से होता है। तो क्या है? छोटी ई, बड़ी ई, य और स, इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु है। चलिए अगला वर्ग है उसको ट वर्ग से जानते हैं और उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धक। यानी मूर्धक में कौन कौन अक्षर आते हैं? तो ट वर्ग का ट से लेकर अण तक, त से लेकर ड़ तक इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और इसके अतिरिक्त री और श, री और स का भी उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। चलिए अगला वर्ग त है और त का उच्चारण स्थान, इस वर्ग का उच्चारण स्थान दंत अर्थात दांत है। तो देखिए इस त वर्ग में त से लेकर न तक यानी ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दंत है। और इनके अतिरिक्त एक और वर्ण है जिसका नाम है स, इनका भी उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। चलिए अगला देखिए, अगला वर्ग क्या है? प वर्ग। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्या? ओष्ठ, ओठ से। अब देखिए प वर्ग में प से लेकर म तक यानी जो भी ये वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। और इसके अतिरिक्त उ और उ इनका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है। चलिए फ्रेंड्स आप इस चार्ट को अच्छे से देख ही रहे होंगे। इसमें ऊपर देखिए अघोष, अघोष, सघोष, 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 अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण लिखा है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको बारी बारी से बताने जा रहा हूं। क्या होता है अल्प प्राण, क्या होता है महाप्राण, क्या होता है सघोष, क्या होता है अघोष, इनको आप अच्छे से सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसी से पुटअप करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से सुनिए। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं सघोष। क्या? सघोष। चलिए फ्रेंड्स अघोष पहले है तो अघोष बोल बता देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले किसी तरीके से समझिए, मतलब बस ये है कि जो मैं डिफिनीशन बताने जा रहा हूं उसको आप अच्छे से समझिए। तो सुनिए, यानी ऐसा वर्ण, क्या? ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो, स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसे सघोष कहा जाता है। क्या? सघोष कहा जाता है। और ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, ऐसे वर्ण को क्या कहा जाएगा? अघोष कहा जाएगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। और फ्रेंड्स अगर इसका आप चार्ट देखना चाहते हैं तो आप चार्ट में जरूर देख लीजिए कि कौन कौन अघोष हैं, कौन कौन सघोष हैं। चलिए फ्रेंड्स अब अगला बात आता है अल्प प्राण और महाप्राण। तो फ्रेंड्स अल्प का मतलब अल्प, वो तो नाम से ही क्लियर हो गया। तो ऐसे साथी देखिए डिफिनीशन के तौर पे किस तरह से हम समझेंगे, यानी ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से जो हवा निकले वो अल्प मात्रा में निकले, ऐसे वर्ण को अल्प प्राण कहा जाएगा। क्या? अल्प प्राण।
तो महाप्राण क्या हो जाएगा, यानी ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा अधिक मात्रा में निकले, ऐसे वर्ण को क्या कहा जाएगा, महाप्राण कहा जाएगा। तो साथी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस स्पर्शी व्यंजन का वर्ग समझ गए होंगे, उच्चारण स्थान समझ गए होंगे, क्या होता है अल्प प्राण और कौन कौन होते हैं अल्प प्राण वो अक्षर जान गए होंगे, कौन होता क्या होता है महाप्राण और कौन कौन महाप्राण अक्षर है वो समझ गए होंगे। आशा करता हूं बिल्कुल आप समझ गए होंगे। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, उच्चारण स्थान से पूछेगा। कौन सघोष है, कौन अघोष है, कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, ये पूछेगा क्वेश्चन। तो इस चार्ट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिए। चले फ्रेंड्स, अब मैं बताने जा रहा हूं स्पर्शी व्यंजन के बाद क्या अंतस्थ व्यंजन, क्या अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कई लोग सोचते होंगे अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो साथी मैं बता देना चाहता हूं, यानी ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में है क्या, 4 अक्षर, क्या 4 अक्षर, य व र ल, य व र ल। तो देखिए य का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु। व का उच्चारण स्थान दंतमूल है, यानी दंतमूल कई लोग समझते होंगे दंतमूल क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूं, यानी जो ये वर्ण होते हैं व या कोई और भी जो दंतमूल सब अक्षर होगा उसका मतलब क्या है, यानी जब इनका उच्चारण करते हैं तो जो जीभ का अगला भाग होता है वो दांत का जहां से स्रोत होता है, दांत जहां से निकलता है उसके बिल्कुल पास जाके टच करेगा, इसलिए उसको दंतमूल कहा जाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो व का उच्चारण स्थान दंतमूल है, र का भी उच्चारण स्थान दंतमूल है। चलिए, यानी य व र ल ये क्या है, 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है। चलिए अगला, और देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है, यानी य व र ल ये जो है ये सबसे पहले याद रखिएगा सघोष है। क्या सघोष है, सघोष मैंने ऊपर बता दिया क्या होता है सघोष। और अल्प प्राण है, क्या सघोष, इसमें उच्चारण करने में कंपन होता है और इसमें कम मात्रा मतलब जो हवा निकलता है वो कम निकलता है, तो इसलिए अल्प प्राण, और कंपन होता है इसलिए सघोष है। चलिए अब अगला जो व्यंजन का भाग है उसको नाम क्या जानते हैं, उसका नाम ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। नाम से ही पता चल जा रहा है कि ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन क्या होता है। तो मेरे साथी ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय यानी मुंह से जो वर्ण निकलता है वो ऐसा लगता है बिल्कुल कहीं न कहीं से रगड़ खा के निकल रहा है, अर्थात घिस के आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि उसका इलाका बहुत कम हो जाता है और उस बीच से चीरते हुए निकलता है। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी 4 वर्ण होते हैं। पहला है श, ख, श और ह। क्या, श, ख, श और ह। तो फ्रेंड्स उच्चारण स्थान जान लेते हैं। तो जो संयम वाला स है उसका उच्चारण स्थान तालु है, जो खष्टखोड़ वाला श है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो स है उसका स्थान क्या है, दंत मूल है, और यहाँ पे देख लीजिए दांत जो वर्गमूल है श। चले फ्रेंड्स, उसके बाद ह फ्रेंड्स ये जान लीजिए ह होता क्या है। तो श, ख, श, ह ये ऊपर मैंने अंतस्थ व्यंजन में क्या पढ़ा था, ये सघोष है और अल्प प्राण है। लेकिन फ्रेंड्स उसमें यह संघर्षी व्यंजन जो होता है ये अघोष है और महाप्राण है। क्या, अघोष है और महाप्राण है। फ्रेंड्स मैंने वर्गीकरण व्यंजन का तो बता दिया। अब चलिए इस व्यंजन में ही 4 अक्षर ऐसे हैं जिनको संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन के रूप में जानते हैं। तो वो कौन कौन से हैं इसको जान लेते हैं। तो देखिए, ये देखिए आपको छ दिख रहा होगा, छ, फिर उसके बाद ये आपको त्र दिख रहा होगा, फिर ज्ञ दिख रहा होगा, फिर उसके बाद स्र दिख रहा होगा। फ्रेंड्स ये मैंने हलंत लगाया है, इसका मतलब आधा वर्ण है। देखिए छतरी वाला छ जो है, छ, त्र, ज्ञ, श्र, तो छतरी वाला छ जो है वो आधा क प्लस खटखोड़ वाला श से मिलकर बना है। जो त्र है वो आधा त प्लस र से मिलकर बना है। जो ज्ञ है ये
आधा ज प्लस यहाँ से मिलकर बना है, और जो श्र है श्रमिक वाला बड़ा वाला श प्लस र से मिलकर बना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो बिल्कुल अक्षर दे देगा, उसके बाद आपको इसमें से पूछ लेगा कि ये जो अक्षर है किनके किनके सहयोग से मिलकर बना है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको लर्न जरूर कर लीजिए, क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने व्यंजन से संबंधित तो वो सभी बातें बता दिया है जो आता है। चलिए फ्रेंड्स इसमें कुछ और चीजें बता देता हूं। हम लोग ड और ढ, क्या ड और ढ को जानते हैं, तो ये ड है ये ढ है, लेकिन बिंदी जिसमें लग जाती है इसको एक अलग नाम से जानते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं ये बता देता हूं। तो जो ड है ढ है, उच्चारण स्थान वही रहेगा, नो प्रॉब्लम। कौन अघोष है कौन सा घोष है कोई दिक्कत नहीं, जो उसमें था इसी में होगा। कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है कोई दिक्कत नहीं, जो टेबल में जिस लिस्ट में आ रहा है वही उच्चारण होगा, वही अल्प प्राण होगा वही महाप्राण होगा, कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसको किस नाम से जाना जाता है ये जरूरी है। तो देख लीजिए ड और ढ जो होता है इसको उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है द्विगुण व्यंजन। क्या? द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है विकसित व्यंजन। क्या? विकसित व्यंजन। यानी ड ढ को 3 नामों से जाना जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, विकसित व्यंजन। आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड अब मैंने व्यंजन का वर्गीकरण बिल्कुल बता दिया है। अब मैं आता हूं स्वरों का वर्गीकरण पे। किस पे? स्वरों के वर्गीकरण पे आता हूं। तो देखिए अब मैं बताने जा रहा हूं स्वर क्या होता है। तो मैंने स्वर ऊपर भी बता दिया था, तो देख लीजिए जल्दी से। यानी ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी दूसरे की सहायता नहीं पड़ती है, ऐसे वर्ण को स्वर कहा जाता है। क्या? स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या 10 है। अब देखिए इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो मात्रा के आधार पर, क्या? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर, एक है प्लुत स्वर। 3 भागों में बांटा गया है मात्रा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो ह्रस्व क्या होता है? यानी ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे स्वर को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और वर्ण कौन कौन सा है? अ है, ई है और उ है। चलिए अब दीर्घ स्वर का होता है, यानी ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय क्या 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। कौन कौन से स्वर है? तो देखिए आ है, ई है, उ है, ए है, ओ है और औ है। ऐसा करता हूं समझ गए होंगे। प्लुत स्वर क्या होता है इसको समझते हैं। यानी प्लुत स्वर क्या होता है? यानी ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करने में 2 या 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, ऐसे वर्ण को क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका कोई स्पेशली कोई वर्ण तो नहीं है, लेकिन इसका संकेत है। जैसे हमको लिखना होगा राम, क्या? रा, तो रा इसे करके ऐसे, फिर उसके बाद रा। जैसे किसी को भी बुलाना हो गया तो राम करते हैं ना, ओम। यानी जब हम किसी भी शब्द को बोलने के लंबा टर्म खींचते हैं तो उनके जो उच्चारण होते हैं वो 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। तो ऐसे वर्ण क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। चलिए अब अगला वर्गीकरण क्या है? जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर फ्रेंड्स याद रखिएगा इनको 3 वर्गों में बांटा गया। क्या? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो अग्रभाग क्या होता है? यानी ऐसा स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है, उनको अग्रभाग कहते हैं। तो कौन कौन वर्ण है? छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ, याद रखिएगा। मध्य भाग में फ्रेंड्स याद रखिएगा, अब मध्य भाग क्या? यानी ऐसा स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उसे मध्य भाग कहते हैं। वर्ण क्या है? अ है। चलिए अब क्या है? पश्च भाग। तो पश्च भाग में क्या होता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, यानी ऐसा वर्ण, यानी ऐसा स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से होता है, ऐसे स्वर को क्या कहा जाता है? पश्च भाग के नाम से जानते हैं। और वो कौन कौन से वर्ण है? आ है, उ है, बड़ा उ है, ओ है और औ है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड अब वर्गों जो स्वर हैं इनका अगला वर्गीकरण क्या है? ओठों की स्थिति के आधार पर। क्या? ओठों के स्थिति के आधार पर। तो ओठों की स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक है वृत्तमुखी, एक है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि क्या होता है वृत्तमुखी और क्या होता है अवृत्तमुखी। यानी वृत्तमुखी क्या होता है? यानी ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो
ओठ होता है वो वृत्त के आकार का ले लेता है तो उसे वृत्तमुखी, और जो वृत्त के आकार का रूप नहीं ले पाता है उसे अवृत्तमुखी कहा जाता है। इसका मतलब क्या कि देखिए जो वृत्तमुखी है उसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो उ हो गया, उ हो गया, ओ हो गया और अ हो गया, यानी ऐसे स्वर हैं इनका जो उच्चारण किया जाएगा तो बिल्कुल मुंह जो ओठ जो होगा बिल्कुल वृत्त के आकार का ले लेगा। अवृत्तमुखी यानी जिनका उच्चारण करने में जो ओठ होता है वो बिल्कुल वृत्त के आकार का नहीं ले पाएगा, इसलिए इनको अवृत्तमुखी कहा जाता है। तो कौन कौन वर्ड है, अ है, आ है, ई है, ई है, ए है और ऐ है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए अगला वर्गीकरण में आप लोग देख लीजिए स्वरों का वर्गीकरण। इसमें मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर, क्या मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर अब इनको 4 भागों में बांटा गया है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। यानी विवृत क्या होता है इसको समझते हैं, यानी ऐसा स्वर जिनके उच्चारण करने में मुंह द्वार जो होता है बिल्कुल ओपन हो जाता है, तो ऐसे जो स्वर होते हैं उनको किस नाम से जानता है, विवृत स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे आ, मुंह पूरा ओपन हो गया आ। चलिए अर्धविवृत क्या होता है, यानी ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुंह आधा खुलता है उनको किस नाम से जानता है, अर्धविवृत के नाम से जानते हैं। और वर्ण कौन कौन से आएंगे, अ आएगा, ए आएगा और औ आएगा। चले फ्रेंड अगला क्या है, संवृत। क्या संवृत, तो संवृत समझते हैं क्या होता है, यानी संवृत क्या होता है इसको अब देखते हैं। यानी ऐसा वर्ण, ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह लगभग बंद होता है, तो ऐसे उच्चारण स्वर जो होते हैं उनको संवृत के नाम से जानते हैं। और वो कौन कौन से वर्ण है, तो एक है ई, एक है ई, फिर उ और बड़ा उ, यानी ये जो 4 वर्ण है ये अर्धसंवृत में आते हैं। चलिए फ्रेंड आशा करता हूँ समझ गए होंगे। सॉरी फ्रेंड्स ये मैंने गलत बोल दिया क्या, जो भी मैंने बोला है चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। संवृत क्या होता है, यानी ऐसा वर्ण, ऐसा स्वर जिनके उच्चारण करने में मुंह बिल्कुल बंद अवस्था में होता है, वो कौन कौन से वर्ण है, ए है और नहीं, यहाँ पे ई है, ई है, उ है और उ है। अर्धसंवृत क्या होगा फ्रेंड्स, यानी ऐसा स्वर जिनके उच्चारण करने में जो मुंह होता है आधा खुला होता है, ऐसे स्वरों के उच्चारण को क्या कहते हैं, अर्धसंवृत कहते हैं। अक्षर कौन कौन से हैं, ए हैं और ओ हैं। चलिए अगला वर्गीकरण समझते हैं। अगला वर्गीकरण क्या है, नाक या मुंह से निकलने वाला हवा के आधार पर, नाक या मुंह से निकलने वाले हवा के आधार पर। तो फ्रेंड्स इसको भी 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट क्या है, निर्नुनासिक या मौखिक, और अगला क्या है, अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर समझते हैं क्या होता है, यानी ऐसा स्वर जिनके उच्चारण करने में केवल और केवल मुख से सांस निकलता है, तो ऐसे स्वर को क्या कहा जाता है, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहा जाता है। वर्ण कौन से हैं, अ है, आ है, ई है, आगे भी बढ़ते जाएंगे जितने भी स्वर हैं आदि, कोई दिक्कत नहीं। अब अनुनासिक यानी ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो हवा होता है वो नाक मुंह दोनों से निकले, उसे क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। क्या, नाक से निकले, यानी ऐसा जो आवाज होता है वो कहां से निकले, नाक से निकले, तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। और उसमें अ, आ, ई लिखा तो है, ये तो निम्नासिक भी है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें अंतर क्या है, इसमें चंद्र बिंदु लगा होता है, इसलिए ये जो स्वर हैं इसको अनुनासिक स्वर के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैंने सभी तो बता दिया, अब कुछ ऐसे चीज हैं जिससे हट के है लेकिन ये स्वर और व्यंजन वर्णमाला से संबंधित है, उसको भी मैं ले जान लेते हैं। तो देखिए अगला क्या है, अगले पॉइंट समझ लेते हैं। ये मैंने सब तो बता दिया स्वर का वर्गीकरण, लेकिन क्या स्वर में आप अंग और अह नहीं देखे होंगे, लेकिन अब इस अंग अह को किस नाम से जानते हैं ये बात समझते हैं। तो जो अंग और अह है इनको अयोगवाह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अब अयोगवाह 2 पार्ट होते हैं, एक अनुसार होता है, एक विसर्ग होता है। तो अनुसार क्या होता है, उस पे जैसे ये देखिए एक बिंदी लगी रहती है, ये मान लीजिए कोई भी अक्षर लिखा जैसे हंस, क्या हंस, तो ये हंस लिखा है तो इस पर एक बिंदी लगी, यानी जिस पे एक बिंदी लगी है उसे अनुसार कहा जाता है, और जिस पे 2 बिंदी लगी रहती है उसको विसर्ग कहा जाता है। जैसे बालकः, क्या बालकः,
तो एक बात याद रखिए, ये जो विसर्ग है इसको किस लिए लगाते हैं? शब्द पर जोर देने के लिए लगाते हैं। क्या? शब्द को जोर देने के लिए लगाते हैं। चलिए ये तो बात की बात है, लेकिन अब समझते हैं अनुस्वार और विसर्ग होते क्या हैं। इनका जो संयोग होता है न तो स्वर से होता है और न ही व्यंजन से होता है। अनुस्वार विसर्ग जो होते हैं ये व्यंजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन किसके माध्यम से? स्वर के माध्यम से। क्लियर? चलिए समझ गए होंगे। और चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताने जा रहा हूं उच्चारण स्थान के दृष्टि से। तो उच्चारण स्थान में कुछ ऐसे चीजें मैं बताने जा रहा हूं, तो उस चीज को आप लोग ध्यान से सीखिए। क्या होता है उच्चारण स्थान में कुछ अलग चीजें। तो देखिए जैसे कंठ है, क्या? कंठ और उसके बाद ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ के माध्यम से जो वर्ण बोले जाते हैं वो दो हैं। कौन कौन? एक तो ओ है और एक औ है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखिए, मैं बताने जा रहा हूं। एक अगली बात है कंठ और उसके बाद तालु। क्या? तालु, ये जो ऊपर का भाग होता है तालु। तालु आप लोग जानते होंगे ना। तो कंठ और तालु, तो जो कंठ और तालु है उसके माध्यम से जो वर्ण बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ए है और ऐ है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये तो सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक बात बताया था, अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन, ये ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ अलग बातें सीखें। तो जो य है और वह है, क्या? य है और वह है, य और वह को अर्ध स्वर के नाम से जान जाते हैं। क्या? अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, य और व को अर्ध स्वर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब ल को पार्श्विक के नाम से जानते हैं। क्या? ल को पार्श्विक के नाम से जाता है। अब कई लोग समझते होंगे पार्श्विक क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूं। देखिए पार्श्विक क्या होता है? ल, यानी ल का जब उच्चारण करते हैं तो जो मुख से हवा निकलती है वो जीभ की बिल्कुल बगल से निकलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पार्श्विक कहा जाता है। याद रखेंगे। चलिए अब र है, र को लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या? लुंठित व्यंजन। अब लुंठित व्यंजन क्या मतलब है? यहाँ पे जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो जीभ का अगला भाग होता है वो बिल्कुल मूर्धा को टच करता हो, झटके से नीचे गिरता है, इसलिए इसको क्या? लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स मैंने सभी वो पॉइंट बता दिया जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स मेरे साथी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से जरूर लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने साथी दोस्तों से जरूर बताइए कि मुकेश एजुकेशन पॉइंट की सभी वीडियो आप जरूर देखें। क्यों? क्योंकि आपका सहयोग मेरा ही विश्वास बिल्कुल मोटिवेट का काम करेगा। धन्यवाद।